हाँ, शुरू करो नवी अंकित। Okay, guys. So this is science segment of our RRP plan, and today we are going to discuss biotechnology and nuclear technology of our syllabus, part of our syllabus. ठीक है? तो पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करना है या बायोटेक्नोलॉजी? हाँ, तुम बायोटेक करोगे ना, तो बायोटेक से शुरू कर लो। ओके, ठीक है। तो फिर बेसिक से पहले चलते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, बताइए किन्हीं को याद है तो क्या क्या होते हैं टाइप्स। ये बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन है ना, जैसे कि इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं तो उसे वाइट बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। मेडिकल प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं तो रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं तो उसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। हाँ हाँ, ये वही वाला है। तो मैं एक बार एनिमरेट कर देता हूँ वो जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है। एक गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होता है, जो हमारे पास ये जीन्स वगैरह, डीएनए वगैरह का जो भी डेटा है, उन सबको कंप्यूटेशन के थ्रू एनालाइज वगैरह करते हैं इसमें, इस पूरे ब्रांच में। बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है ये। और उस बेसिस पे सिमुलेट करके हम लोग कुछ मतलब कोई रिजल्ट वगैरह ऑब्टेन करना होता है तो करते हैं, ये इसको गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर एक होता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायो फार्मा से रिलेटेड है, बायो फार्मा और मेडिसिन और वेटनरी प्रोडक्ट वगैरह का इसमें होता है। फिर तीसरा है वाइट टेक्नोलॉजी, आपने बता ही दिया, इंडस्ट्रियल बायोटेक है। तो मोर एनर्जी इफिशियंट एंड लो रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन करने के लिए बायोटेक का यूज होता है इसमें। येलो बायोटेक है, वो फूड इंडस्ट्री से है। और ग्रे बायोटेक एक होता है, वो इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में, इन सब चीज़ों में जब यूज़ करते हैं बायोटेक को, तो वो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी होता है। जैसे वो पढ़ा था ना हमने, बायो रेमेडिएशन वगैरह होता है, तो उसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके और वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो वो सब होता है। ठीक है, तो वो इसी का पार्ट होगा ग्रे बायोटेक का। फिर ग्रीन ठीक है। बायोटेक है, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोसेस और एग्रीकल्चरल थिंग्स पे जब ये एप्लीकेशन करके कुछ ऑब्टेन करते हैं, तो वो ग्रीन बायोटेक हुआ। ब्लू बायोटेक होगा, मरीन रिसोर्स के यूज में कुछ बायोटेक का हेल्प ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। और वायलेट है, इट डील्स विथ लॉ, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज ऑन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके बायोटेक के यूज से अगर कुछ एथिकल इश्यूज आ रहे हैं या लॉ से रिलेटेड इश्यूज है, फिलोसॉफिकल इश्यूज है, तो वो वायलेट बायोटेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। वो अलग मतलब एक ब्रांच हो गया बायोटेक का ही। और डार्क बायोटेक होता है, जिसे बायो टेररिज्म भी बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स, इन सब से एसोसिएटेड है ये ब्रांच, इसको डार्क बायोटेक कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है। आगे फिर और भी है बेसिक्स में, जैसे जीन हो गया, जीनोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये सब क्या होता है बताइए। जीनोम तो मतलब टोटल जीन्स ऑफ अ बॉडी या ऑफ ए स्पीसीज, ऐसे करके बोल सकते हैं। जीन आई थिंक केवल एक हेलिकल डीएनए की बात करता है वो। और क्या बोला आपने? जीन, जीनोम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पेयर ऑफ पेयर ऑफ जीन्स है, ऐसे करके। क्लियरिटी हाँ, नहीं है, थोड़ा तो बता नहीं दीजिए। नहीं, ये ना मतलब डीएनए में रहता है, प्रोटीन का बना रहता है, सिंगल मॉलिक्यूल है डीएनए के अंदर, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में रहता है एनिमल और प्लांट सेल के। ठीक है, और वो आपने जैसा कि बोला पेयर्स में यूजुअली मिलता है। और जीनोम तो फिर हो ही गया, कॉम्प्लेक्स सेट है, मतलब एक तरह से इनका जीन्स या जेनेटिक मटेरियल का वो जीनोम हो गया, कंप्लीट सेट। और जीन जो है वो फिजिकल यूनिट है एकदम, मतलब सबसे बेसिक यूनिट इनहेरिटेंस का। जीन पे, जीन के थ्रू वो ट्रांसफर होता है ना, हम्म। फीचर्स। ओके, ठीक है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड, ऐसे करके डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो होता क्या है ये? दो राइबोस मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। डीएनए मतलब जीन्स का कॉम्बिनेशन है, चार टाइप के इसमें न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, एटीसीजी।
और वही जीनोम ट्रांसफर के लिए मतलब हेरिडिटरी थिंग्स के लिए बेसिक यूनिट है ये भी। ये ऑर्गेनिक केमिकल है जिसपे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है, बस मतलब सबसे सिंपल अगर डेफिनेशन बोलें तो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है इसमें। और ये रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसका बहुत की एलिमेंट है। और हेरिडेटरी फीचर्स जो है वो जेनेटिक हेरिडेटरी फीचर्स जो है वो इसको एक बॉडी से मतलब पेरेंट बॉडी से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। ठीक है, आरएनए फिर है इसी से रिलेटेड, वो क्या होता है? अच्छा, वो जो एटीसीजी आपने बताया उसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा क्या? अलग अलग है ना, 4 पिलर्स बोलते हैं उनको। हाँ हाँ, एटीसीजी, एडेनाइन, सर थायमीन। हाँ बताइए मैम। हाँ, तो बेसिकली ये एटीजीसी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल एक सुगर फॉस्फेट बैकबोन से अटैच हो जाएंगे ना, उसी को बनाते देते हैं डीएनए। एडिनाइन, थाइमीन, ग्वानाइन और साइटोसिन। फिर इसमें हम्म एटीजीसी की बजाय अगर एक इसमें यूरेसिल ऐड हो जाए, ठीक है, मतलब उसमें एक नहीं होता है ना, यूरेसिल होता है हम्म शायद, जी की जगह मतलब थायमीन मुझे थायमीन सही की नहीं। जगह एडेनिन यूरस लगा रहता हाँ, है। साइटोसिन थाइमीन को रिप्लेस एडेनिन करते हैं यूरेसिल, साइटोसिन और तो ग्वानिन, ये दोनों में है। थाइमिन होता है डीएनए में और हाँ यूरेसिल होता है आरएनए में। हाँ, तो बस इनके सीक्वेंस से बनता है हमारा जीन। जीन बेसिक यूनिट हो गई। जीन के कॉम्बिनेशन से बना डीएनए। डीएनए के कॉम्बिनेशन से क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम हमारा होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम। तो ये पूरा इनका स्ट्रक्चर रहता है। करेक्ट। अच्छा, एक एमआरएनए होता है, वो क्या होता है? मतलब आरएनए से किस तरह, आरएनए का तो वो पार्ट ही हुआ, वो आरएन एमआरएनए क्या हुआ, क्या स्पेशल है उसमें? तो जैसे डीएनए को हम बात करें तो एक स्टोरेज डिवाइस हो गया। आरएनए रीडर सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। और एमआरएनए वो बीच की स्टेज होती है। मतलब एमआरएनए बेसिकली इज अ टेम्परेरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोटीन बनने में हेल्प करते हैं डीएनए से आरएनए। डीएनए से प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए। एम एम जो आगे लगा है ना, उससे ऐसा समझ लेना है कि एम से वो मैसेंजर डीएनए आरएनए है। हाँ तो वो कुछ सेट ऑफ हाँ इंस्ट्रक्शंस है जिसको पहुंचाता है और वो इंस्ट्रक्शन बताता है कि किस टाइप का प्रोटीन फॉर्मेशन होना है। इसका रोल उधर आता है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होता है, आई थिंक उधर एमआरएनए का यूज आता है। पीपी सर, 2 मिनट आप पूछ लो, थोड़ा मेरा एक कॉल आ रहा है, 2 मिनट में बस ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। एक बॉडी है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, रिगार्डिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी इशूज। तो क्या है ये? कौन सी मिनिस्ट्री के पास है? मिनिस्ट्री ऑफ यूपीसी। एनवायरमेंट है क्या? हाँ सर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। हाँ। क्या फंक्शन है सर इसका? फंक्शन ये सर यही है, जीएम क्रॉप को देखता है कि हाँ सर, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब रेगुलेशन, एक तरीके से अप्रूवल इसके पास ही रहता है। एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल। अप्रूवल तो आई थिंक मिनिस्ट्री देती है फाइनल। ओके सर। जीएसी का ये फंक्शन भी होता है कि वो ये मतलब अप्रूव करता है कॉमर्शियल रिलीज ऑफ बायोटेक क्रॉप्स, और फिर उसके बाद जो मिनिस्ट्री होती है वो फाइनल उसको रेगुलेट करती है कि मतलब फाइनल जो अप्रूवल होता है वो तो मिनिस्ट्री का होता है, लेकिन वो अपनी तरफ से रिसर्च के अकॉर्डिंग बताता है कि कोई अगर हमने बायोटेक इंजीनियर्ड क्रॉप बनाई है उसको हम कॉमर्शियली रिलीज कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, मीन्स जैसे इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल, मतलब फाइनल अपना अप्रेजल देता है, प्रपोज करता है कि इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ऐसे ना। मिनिस्ट्री फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गई है। एक एप्लीकेशन है बायोटेक की, फार्मेको जो फार्मेको जीनोमिक्स। ये क्या होता है? फार्माकोजेनोमिक्स में बेसिकली ये होता है कि फार्मा मतलब ड्रग, मेडिसिन,
जीनोमिक्स में बेसिकली कि हम जो जीनोम है उसमें कुछ चेंज करके या फिर जीन्स को यूज करके हम कुछ ड्रग्स बना रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही हो गया कि हम जीन्स में कुछ चेंज कर रहे हैं कोई बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, और फिर हम उसे मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं एज अ ड्रग। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा इसका। बेसिकली मतलब ये है, कोई भी मेडिसिन किसी भी जीन पे कैसे इफेक्ट करती है इसको स्टडी करता है ये। तो इसकी हेल्प से टेलर मेड मेडिसिन बनती हैं। जैसे किसी को मान लो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुका है, तो इसकी फार्मेकोजेनोमिक्स उसमें हेल्प कर सकता है कि उसको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, लाइक दैट। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये क्या चीज होती है? व्हाट इज रिकम्बिनेंट हेयर? इसमें हम जो डीएनए है रिकॉर्डेड ये उसमें हुआ ना किसी कि और ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंबाइन करके चेंजेस लाएंगे और फिर उसे यूज करेंगे। हाँ, बेसिकली यही है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका नाम भी इसलिए पड़ा है कि अगर मतलब पर्सन ए में सपोज कोई प्रॉब्लम है, उसमें उस डिजीज को कैरी फॉरवर्ड ना हो, उसके लिए किसी दूसरे जो क्या कहते हैं ना कि प्रॉपर डीएनए होता है या उसमें वो एरर नहीं होता है, तो उनको ऐड कर देते हैं और वो एक डिजीज फ्री या जो भी एरर फ्री जो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। हाँ, राइट। बेसिकली जीन थेरेपी की ही बात कर रहे हैं। हाँ, उसका डिफरेंट नाम है, टेक्निक है जस्ट ये कि कुछ मल्टीपल सोर्सेज से जीन लिया और उसको रिकम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन कर दिया है। वो कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाया जो नेचुरली या नहीं मिलता है इस टाइप का, क्रिएटिंग सीक्वेंस दैट वुड नॉट अदरवाइज बी फाउंड इन द जीनोम। फार्माकोजेनोमिक्स में 2-3 चीज ऐड करना चाहूंगी। इसमें एक तो हम टेलर मेड मेडिसिन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डीएनए कंपोजिशन और जीनोम ऑफ अ पर्सन। दूसरी बात हम क्योंकि इसमें हम जीनोमिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो हम अप्रोप्रिएट ड्रग डोजेस बता सकते हैं कि एक पेशेंट को कितनी ड्रग डोज चाहिए, क्योंकि थेरेप्यूटिक लेवल चेंज हो सकता है डिफरेंट पेशेंट्स में। और दूसरी बात हम ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं और अप्रूवल प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू। और हम वैक्सीन भी डिजाइन कर सकते हैं जो कि सेफ होगी पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ लोगों में ये होता है कि जो मेडिसिन बाकी लोगों में मतलब कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, वो कुछ पर्टिकुलर लोग जिनके जिनोम में कुछ डिफरेंस होता है वो उसमें कोई सीवियर मतलब रिएक्शन कॉज कर सकती है। तो इस वजह से हम ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं उन पर्टिकुलर लोगों के लिए जो कि उन्हें कोई हार्मफुल रिएक्शन ना हो जिससे उन्हें। ओके, राइट। रिसेंटली एक पॉलिसी आई थी अभी रेयर डिसीज के लिए 2021, उसके कुछ हाइलाइट्स बताएंगे? नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज 2021। अच्छा, फर्स्ट टाइम पॉलिसी है क्या रेयर डिसीजेस के लिए? इससे पहले भी कुछ ऐसी पॉलिसी आई है? मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक दूसरी बार है। इससे पहले 2017 में ही आई थी, अभी 3 to 4 ईयर बिफोर। और इसकी एक हाईलाइट ये है कि ये 3 पार्ट्स में मतलब डिसीज को डिवाइड करता है, रेयर डिसीजेस को। ग्रुप 1, 2, 3। ग्रुप 1 है कि जो डिसीजेस वन टाइम क्योर डिमांड करती हैं। ग्रुप 2 है कि जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। ग्रुप 3 है कि जिस डिसीज का कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट आ सकता है। अभी रिसेंट में एआरटी एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में जनवरी में ही। वो क्या चीज है एआरटी? व्हाट इज एआरटी? सही है, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए बिल है। बेसिकली जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह कह सकते हैं ना, उसी को रेगुलेट करने के लिए बिल है। हाँ, राइट मैम। उसमें नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनेगी क्या रेगुलेट करने के लिए, या स्टेट लेवल पे भी है?
मैं ऐड कर देता हूँ। उसमें दोनों लेवल, स्टेट और नेशनल लेवल पे बॉडी बन रही है, 2 बॉडी बनेंगी टू रेगुलेट द ART थिंग्स। और एक रजिस्ट्री बन रही है उसमें, नेशनल लेवल रजिस्ट्री, वो सिंगल नेशनल लेवल पर है, फॉर एनुमरेटिंग द ART labs and ART facilities all around the country. रेयर डिजीज में ना एक स्कीम भी है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जिन्हें रेयर डिजीज होती है उन्हें 15 लाख का असिस्टेंस दिया जाता है। अगर उन्हें एक टाइम मतलब वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कुछ कराना हो तो उसके लिए उन्हें 15 लाख का असिस्टेंस देगी गवर्नमेंट। I think मेरे पास 20 lakh लिखा हुआ है, तो the policy sets 20 lakh per case for the disease, ऐसे करके वन टाइम में। तो एक बार काउंटर चेक कर लीजिएगा। मुझे कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती हैं? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन काफी न्यूज में रहता है अभी। WHO का ही फोकस है इस पर, और अपना इंडियन गवर्नमेंट का तो पार्टिकुलरली है ही इस पर फोकस। इसका दूसरा नाम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये आयुर्वेद वाला है क्या? आयुर्वेद, योगा, आयुष हाँ, मिनिस्ट्री। राइट सर। इसका नाम बदल के यूपीएससी मतलब एंटेंगल कर सकता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं इसे, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी बोलते हैं, और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो है ही। इसका थोड़ा बता दीजिए, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा कौन कौन से रीजन से रिलेटेड है, एरिया कौन कौन सा है इनका? सिद्धा कहाँ से ओरिजिन है? पता है क्या? सर मुझे भी नहीं पता है इसका, मैं लिखूंगा अगर कोई बताएगा तो। होम्योपैथी, आप कोई गूगल करके देख ले। अभी एक एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020। इसमें एक आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट बन रहा है। कहाँ बन रहा है, लोकेशन? इसकी लोकेशन रहेगी जामनगर, गुजरात, और इट विल बी अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये दूसरी कंट्रीज के साथ टाई अप कर सकता है और प्रमोशन ऑफ दीज आयुर्वेदा थिंग्स। एक्चुअली मैं करंट से इसलिए पूछ रहा हूँ कि करंट से ही तो आते हैं इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? कहाँ बन रहा था सर? गुजरात में सर, जामनगर। एक्चुअली वहाँ पे एक ऑलरेडी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है, बट उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको ही बोल दिया जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ऐसा करके। एक कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, जेनेटिक्स थिंग्स से ही, GMO क्या है ये? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सर बायोसेफ्टी पे, जो CBD आया था ना, CBD के अंदर ही बेसिकली जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है उनकी मतलब सेफली क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर वगैरह के लिए या उनकी हैंडलिंग के लिए। आई थिंक अगर मैं नगोया से कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ तो दो होते हैं ना, एक नगोया होता है, एक कार्टेजिना होता है। नगोया जो है वो वाइज यूज के लिए है, वाइज यूज एंड Okay. सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, GMO थिंग्स। और ये जो है कार्टेजिना बायोसेफ्टी है इन द इंटरनेशनल ट्रेड। कोडेक्स का नाम सुना? कोडेक्स प्रोटोकॉल्स या कोडेक्स एग्रीमेंट? हाँ सर, आई थिंक कोडेक्स हाँ सर, एलिमेंट्री कमीशन की बात कर रहे हैं ना?
जो राइट WHO का मैम, होता है। राइट मैम, WHO एंड FAO का है ये बाइंडिंग है क्या? मतलब जिसने साइन किया WT इसको बाइंडिंग रहेगा क्या उसके ऊपर? बाइंडिंग तो नहीं है शायद, आई एम ऐसे नॉट तो श्योर नहीं। बट हाँ, बाइंडिंग नहीं है बट क्या WTO इसे अपना कंडीशन रखता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो मतलब प्रैक्टिकली लिटिल बिट बाइंडिंग हो जाता है, बट FOA इसे बाइंडिंग नहीं बोलता है। टर्मिनेटर सीड्स मतलब एग्रीकल्चर में आते हैं। टर्मिनेटर सीड्स क्या होते हैं? हाँ, एक कंपनी है USA की शायद मोनसेटो, उसके साथ ये न्यूज में रहता है। इसका बेसिकली ये है कि हम्म, कोई भी सीड उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब डाल दी जाती है कि वो उसका जो सीड होगा, क्रॉप का सीड जो होगा उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे, तो कि सो दैट मतलब फार्मर हैव टू बाय न्यू सीड्स अगेन एंड। बेसिकली ये ना डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करने के लिए है कोई भी मॉडिफाइड क्रॉप हाँ राइट मैम, सर्टेन टाइम पे। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट टू मेक देम प्रोड्यूस स्टेराइल सीड्स, मतलब सीड्स होंगे वो स्टेराइल होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे, तो दैट्स व्हाई टर्मिनेटर सीड्स। अच्छा, मुझे कोई अगर इंपोर्ट करना है GM प्रोडक्ट तो हु विल अप्रूव? GEAC और FSSAI फूड प्रोडक्ट मुझे मतलब कोई इंपोर्ट करना है। FSSAI। हाँ सर, ये रिसेंट में हुआ है, पहले GEAC था लेकिन रिसेंट में FSSAI ने इस वर्क को टेक ओवर कर लिया कि फूड क्रॉप कुछ भी, फूड आर्टिकल कुछ भी इंपोर्ट होगा तो FSSAI की अप्रूवल चाहिएगी। रिसेंट में कुछ अप्रूवल दिया है क्या FSSAI ने? काफी न्यूज में था। एक आर्टिकल था सोया मील करके था, सोया मील उसको अप्रूवल दिया क्योंकि उसमें GM कंटेंट बहुत ही कम था, वो क्रस्ट टाइप का है, उसको यूज करते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में। सोया मील ऐसे करके वर्ड है। कोई और भी पूछ ले, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, पर फिर हम सेल्स की बात करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इनमें बायोटेक्नोलॉजी से। तो दो तरह के सेल होते हैं मेनली, एक होते हैं हमारे जर्मलाइल सेल और एक होता है सोमेटिक सेल। क्या डिफरेंस होता है इनमें बेसिक? जर्मलाइन सेल तो वो है जो अपना, जो उसका ऑफिस स्प्रिंग होगा उसमें चेंज, मतलब जो जर्मलाइन में चेंज होगा वो ऑफिस स्प्रिंग में भी चेंज होगा, बट सोमेटिक सेल मतलब हेरिडिटरी नहीं है, वो आगे शिफ्ट नहीं होंगे। हाँ, तो जैसे एम्ब्रियोनिक सेल है वो आपका जर्मलाइल सेल का एग्जांपल है, और हमारे न्यूरॉन में कोई सेल है तो उसे हम सोमेटिक का एग्जांपल कह सकते हैं। BT ब्रिंजल कभी इंडिया में अप्रूव किया है क्या? हाँ सर, ये HTBT कॉटन है ना, ये आई थिंक वन एंड ओनली कॉटन, मतलब ये मॉडिफाइड क्या कह सकते हैं, GMO क्रॉप है जो इंडिया में अभी यूज में है और लीगल है। 2000 से है आई गेस। 2000 राइट, 2002 से आई थिंक चीज चालू है इंडिया में BT कॉटन, बट आई एम आस्किंग BT ब्रिंजल। BT ब्रिंजल अभी अभी लीगल नहीं है आई गेस इंडिया में। अभी तो लीगल नहीं है क्या? इसे कभी लीगल किया गया था क्या?
ये तो नहीं पता सर, बता दीजिए। होता है ना हाँ इसमें। हाँ, बताइए मैम। आई थिंक मैंने पढ़ा है 2009 में बीटी ब्रिंजर को जीईएसी ने रिकमेंड किया था कि इसको मतलब अलाउ कर सकते हैं, बट काफी न्यूज में अपलोड हुआ तो अपना डिसीजन बैक कर लिया था फिर जीईएसी ने। तो अभी तक कोई भी फूड क्रॉप नहीं है। फूड क्रॉप है तो फूड क्रॉप के लिए मना किया है कि मतलब हाँ जो मिनिस्टर थे ना उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये फूड क्रॉप है, तो जब तक हमें कुछ पर्टिकुलरली ये पता ना चल जाए कि इसका कुछ नुकसान नहीं होगा तो तब तक हम इसे हार्मफुल ही मानेंगे। मतलब जब तक हमारे पास हर पूरा सेफ्टी का कुछ वो ना हो स्टडी वगैरह, तब तक हम इसे हार्मफुल ही मान रहे हैं। हाँ, अभी तक इंडिया में तो नहीं है एटलीस्ट कि कोई फूड क्रॉप नहीं है जिसको अप्रूवल मिला हो। एक है मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड, धारा 11, धारा 11 किसने डेवलप की है? ये इंडिया में ही डेवलप हुई है, इंडिजिनस। ये डेवलप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और ये अभी जीईएसी के पास है, इसका दिया नहीं है, सबमिशन किया गया है इसका। कुछ नाम बता रहा हूं मैं, बताइएगा ये क्या चीज है। मेगा न्यूक्लियस, ZFN, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टेलेन, TELEN, और क्रिस्पर Cas9। क्या चीज है ये? क्रिस्पर Cas9 तो जीनोम एडिटिंग के लिए है। क्रिस्पर Cas9, हाँ मैम ने सही बताया। बेसिकली यही भी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ही है। 2019 में यूपीएससी का सवाल भी था इस पे। क्रिस्पर गाइड्स Cas9 टू पर्टिकुलर, हाँ जो CCR5 जीन का नाम था उसमें चेंज किया गया था इससे। हाँ, ये सब जीन एडिटिंग टेक्निक है, ये सारी जो मैंने बताई है। नाम बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। मेगा न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टेलेन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर बेस्ड न्यूक्लियस, और एक क्रिस्पर Cas9 हो गया। ये चारों जीन एडिटिंग टेक्निक्स है। हाँ सर, जो सर बताइए। ठीक है, फर्दर जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत न्यूज में रहता है। तो जेनोम क्या होता है ना, एक जेनोम बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। और इस जेनोम की मैपिंग या सीक्वेंसिंग जो है उसी को कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो अभी हमने ऊपर बताया ना कि जो ATGC जो बेस पेयर्स होते हैं, एक सुगर फेस्फेट बॉन्ड से अटैच होते हैं, उनका बेस पेयर का एग्जैक्ट ऑर्डर पता करना ही जेनोम मैपिंग और जेनोम सीक्वेंसिंग होता है। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे है और उसी का सिमिलर इंडिया में जो है उसे जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट 1990 में आया था और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है फॉर मैपिंग द ह्यूमन जेनोम। पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे इसमें US, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना। जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट में हम इंडियंस के जेनोम को स्टडी करेंगे, उनके बेस पेयर्स को पढ़ेंगे और ये ऑब्वियसली इंडियन इंस्टीट्यूट से लेट करेंगे। ठीक है, इसमें फर्दर एक और था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को तो बता देना। जो न्यूज में रहता है एक और प्रोजेक्ट है ऐसा ही कुछ। दूसरा इंडिजेन है। अच्छा, इंडिजन, ओके। हाँ, और आई थिंक जो आप जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बता रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमंस के ही जीन लिए जाएंगे। उसमें ऐसा है कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, एवरीथिंग ऑन द इंडियन सोइल, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसको ऐसा बोलते हैं फर्स्ट स्क्रैचिंग ऑफ द सरफेस ऑफ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और एक लाइन लिखी हुई है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुड नॉट रियली बी सीन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन जीनोम। मतलब काफी कुछ इसमें इंक्लूड है। कौन सी इंडस्ट्री, मतलब कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को या इंडिजेन प्रोजेक्ट को?
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सही फैमिली डिपार्टमेंट और ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। हाँ उसके अंदर कोई बॉडी है जो मतलब पर्टिकुलर बॉडी का नाम है उसका? CSIR। राइट सर, CSIR से लीड कर लिया। CSIR का इनिशिएटिव है ना, क्या मैम? जो CSIR है वो इंडिजन इनिशिएटिव के लिए है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के लिए भी है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए ना, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर, आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिजन के लिए तो CSIR हो गया, और जीनोम इंडिया के लिए लिखा हुआ है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ IISc बेंगलोर विल सर्व एज ए नोडल पॉइंट फॉर द प्रोजेक्ट। तो हाँ ये सर, IISc जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और उसके साथ 20 इंस्टीट्यूट्स हैं इंक्लूडिंग IISc एंड IITs। ओके ओके सर। तो जो मतलब ये इसमें लीडिंग लीडिंग सर, जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इंडिया पार्ट है क्या इसका? नहीं, पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज में जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसमें तो नहीं लिखा है। दे वर ओनली हाँ यूएसए, यस मैम। जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना। हाँ, इंडिया इसका पार्ट नहीं है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इंडिया अलग से है ना एक, जीनोम इंडिया। हाँ यस हाँ सर, सर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। आपने जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में बताया था कि वो मतलब इंडियंस मतलब बेसिकली ह्यूमन का ही तो जीनोम को ट्रैक कर रहे हैं, वो बाकी जो लिविंग स्पीशीज है उन्हें थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं। हाँ मेरा भी हाँ डाउट था वैसे। मैं गूगल करता हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, 2 मिनट में वो आता सिर्फ लोगों के लिए ही है। इसमें मतलब मेरे नोट्स में मैंने लिख रखा है, फर्स्ट स्टेज जो था प्रोजेक्ट का, इट विल लुक एट सैंपल्स ऑफ 10,000 पर्सन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो वो और ये सैंपल्स लेकर के उसका ग्रिड बनाएंगे एंड विच विल इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ रेफरेंस जीनोम। मतलब उस पर रिसर्च वगैरह करेंगे कि क्या पैटर्न है क्या नहीं है। लोगों का ही है सिर्फ। एक इससे रिलेटेड हेलो, नेशनल जीनोमिक ग्रिड भी है जिसमें कैंसर पेशेंट्स का पैन इंडिया जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनका सैंपल लेंगे। वो जीनोम एटलस है एक्चुअली मैम। हाँ, कैंसर जीनोम एटलस। हाँ हाँ, हाँ सर, यू आर करेक्ट मैडम, यू आर करेक्ट। ये वो केवल ह्यूमंस ही है उसमें, ऐसा नहीं सब स्पीसीज है। ठीक है, इसमें फर्दर सेल पोटेंसी का कंसेप्ट आता है। तो क्या होता है ये सेल पोटेंसी और इसके टाइप्स हैं अलग अलग, वो बताइए कोई। उसमें डिपेंडिंग अपॉन स्टेम वो सेल्स कि वो प्लूरीपोटेंट कितना और एक और ट्रांसफॉर्म होता करते है, हैं। वैसा क्या? हाँ हाँ वो होता है ना, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, और एक और है शायद कुछ, एक होता है मल्टीपोटेंट है। ये डिपेंड करता टोटीपोटेंट है शायद, सेल और की प्लूरीपोटेंट और टोटिपोटेंट है वो मल्टीपोटेंट। किसी भी टाइप में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं उस सेल को, ऐसा कुछ है। एम्ब्रियोनिक सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लूरिपोटेंट मतलब कुछ लिमिटेड है, एक्सेप्ट एम्ब्रियोनिक सेल्स, स्टेम सेल्स या, और मल्टीपोटेंट है मतलब कुछ ही लिमिटेड चीजें हैं, बस कुछ ही लिमिटेड ऐसा कुछ। हाँ, तो बेसिकली सेल पोटेंसी ना इज अ सेल्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल। और इसमें जो प्लूरीपोटेंट होता है, इट कैन गिव राइज टू ऑल ऑफ द सेल टाइप्स दैट मेक अप द बॉडी। जैसे कि इसका एग्जांपल हुआ आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और मल्टीपोटेंट कैन डेवलप इनटू मोर देन वन। तो अगर सब में हो सकता है तो वो प्लूरीपोटेंट, मोर देन वन देन इट विल बी मल्टीपोटेंट। एक और टर्म होती है इसमें, मतलब एक और टाइप का सेल होता है ये। मैम इसमें प्लूरिपोटेंट में जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो नहीं होंगे ना, फीटस मतलब फीटस बनाने वाले सेल्स इंक्लूड नहीं है ना प्लूरिपोटेंट। नहीं मैम, ये तो होंगे ना एम्ब्रियोनिक, ये तो किसी में भी कन्वर्ट हो सकते वो हैं।
एम्ब्रॉइक सेल जो होते हैं ना वो खुद प्लूरीपोटेंट ही होते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल बॉडी पार्ट को बनाते हैं, मतलब सारे बॉडी पार्ट को, तो वो प्लूरीपोटेंट ही होते हैं। इसमें ना एक एक्सेप्शन है कि प्लेसेंटा जो है वो प्लूरीपोटेंट सेल नहीं बना सकता। आपका वॉइस ब्रेक हो गया, रिपीट करेगी प्लीज। प्लेसेंटा जो है ना वो एक्सेप्शन है प्लूरीपोटेंट सेल का। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो प्लेसेंटा नहीं बना सकता। मैम ओके, इसमें यही है ना कि बेसिकली जो टोटीपोटेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी भी काइंड ऑफ सेल में, तो वो पूरा जाइगोट जो होता है वो हमारा टोटीपोटेंट सेल होता है। फिर प्यूरिपोटेंट सेल में ये है कि वो हर चीज में डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो हाँ जैसे मैंने बताया कि प्लेसेंटा में डिवाइड नहीं हो सकता। मल्टीपोटेंट में कुछ पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद एडल्ट स्टेम सेल्स, उसमें वो जैसे एडल्ट ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए होता है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में वो चेंज हो जाएगा उसके सेल्स में। हाँ बट मैंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि एम्ब्रियोनिक सेल प्लूरीपोटेंट ही होता है, उसका एग्जांपल है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं है ना। मल्टीपोटेंट का एग्जांपल है नहीं आपका नहीं, गलत एडल्ट नहीं स्टेम है। सेल। हाँ जैसे टोटीपोटेंट जो है ना मैम, उसके अंदर एम्ब्रॉइक सेल प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक सेल दोनों आ जाता है। तो एम्ब्रॉयनिक सेल जो है वो हो गया प्लूरीपोटेंट, एक एक्सेप्शन है उसमें प्लेसेंटा, और एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक सेल जो है वो प्लेसेंटा को भी कवर कर देता है। तो मतलब टोटीपोटेंट सबसे ब्रॉड हो गया, उसके बाद प्लूरीपोटेंट हुआ, तब मल्टीपोटेंट और फिर यूनिपोटेंट। Is stem cell is a drug medicine? मतलब ट्रू है फॉल्स है स्टेटमेंट कि स्टेम सेल इज ए ड्रग? फॉल्स। सर ये ट्रू है, क्योंकि अब स्टेम सेल का काफी यूज है फॉर द थ्योरेटिक पर्पजेस। तो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 states that stem cell derived products are to be used as a new drugs। मतलब स्टेम सेल तो नहीं, लेकिन स्टेम सेल से ड्राइव किए हुए प्रोडक्ट्स को ड्रग्स बोल सकते हैं। ओके। व्हाट इज चिमेराज? चिमेराज, चिमेरा CHIMERAS। ये तो एक आया था यार ऐसे में, मेरा मोह माया वाला। ये साइंटिफिक टर्म है सर। A chimera is an organism that has both human and animal cells tissues। मतलब दो हाइब्रिड एक तरीके से, ये ह्यूमन और एनिमल से बना हुआ। ओके, हाइब्रिड सेल है क्या, या वो है मतलब ऑर्गेनिज्म है सर, कोई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म? अच्छा ठीक। तो अभी न्यूज में इसीलिए था ना कि दो तुम कोई भी पर्टिकुलर सेल को मिला के बनाते थे, ठीक है, तो ह्यूमन और मंकी का लिया था, वही था चिमेरा। एक रिसेंट में भी न्यूज PYQ था ना अपना, प्रोटॉन न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऐसे करके, वो क्या होता है? हाँ सर, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर था, क्वेश्चन था ये। बेबी फॉर्मेशन में होता है ये। वो 3 पेरेंट बेबी में था आई थिंक, इसलिए न्यूज में था वो। और एक है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, सेम चीज है अलग अलग चीजें, थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए मैं गूगल करके डाल दूंगा ग्रुप में, उसमें देखो तुम मुझे। मल्टीपोटेंट तुम लोग बात कर रहे थे ना, वही है सोमैटिक। क्या क्या पूछा आपने? एक सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर और दूसरा था सर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी।
PYQ था ना, उसमें आया था 2021 में, 2020 में था। हाँ, तो यही ना कि इसमें अच्छा प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग, उसी के कॉन्टेक्स्ट में था ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। और ये सोमैटिक में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें ना कि जो फर्टिलाइजेशन से प्रोसेस से जो बेबी होता है उसमें वो डिजीज ना हो, तो ये तो एम्ब्रियोनिक सेल का एग्जांपल हुआ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि द मदर्स egg is first fertilized with the father's sperm producing a zygote, and then the pronuclei of the egg and sperm are then removed from the zygote and inserted into a donor egg that has been fertilized and has had its own nucleus removed. उस कॉन्टेक्स्ट में है ये प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। 3 पेरेंट बेबी वाला ना। हाँ, में यही था ना, माइटोकॉन्ड्रिया मम्मी से ट्रांसफर होता है, मदर साइड से, फादर से नहीं होता है, इसी पे था ना। यस यस। यही वो सेल तो एक्चुअली वो एग सेल रहता है ना, एग सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो, तो एग सेल तो मतलब मदर पे ही रहेगा। ठीक है। अभी प्रोजेक्ट मानव भी काफी न्यूज में रहता है, क्या है? इसमें हम हर ह्यूमन बॉडी में हर टिश्यू का मैप बनाते हैं, उसे एनालाइज करते हैं टिश्यूज के लिए बेसिकली ये। हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली वही है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है टू कंबाइन ह्यूमन बायोलॉजिकल डाटा दैट एग्जिस्ट इन पब्लिक डाटाबेस। तो इसमें क्या है ना कि ये IISER पुणे का किसी ने बोला एग्जाम्पल है। तो था ह्यूमन, अभी किसी ने बोला तो था ह्यूमन एटलस वाला, वही तो है। हाँ हाँ, वो ना उसके लिए बोला था ह्यूमन कैंसर एटलस, तो उसमें जो कैंसर पेशेंट है उनका जीनोम को ट्रैक करते थे। इसमें ये मानव जो है ये ह्यूमन बॉडी की टिश्यूज को ट्रैक कर रहा है, तो ये दोनों अलग अलग है। एक प्रोजेक्ट उम्मीद भी था न्यूज में। प्रोजेक्ट उम्मीद जो है ना वो जेनेटिक डिजीज के लिए। बेसिकली, हाँ हाँ, जेनेटिक डिजीज, जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज होती है न्यूबॉर्न बेबीज में, उनके लिए। तो टू ट्रेन डॉक्टर्स बेसिकली इन ह्यूमन जेनेटिक्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का ही था, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकता है कि बात शायद हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री की हो रही है, बट नहीं, ये डॉक्टर्स को ही ट्रेन करेगा, लेकिन मिनिस्ट्री इसकी साइंस टेक की है। एक ये भी है, ये भी देख लीजिए, न्यूज में रहता है, जीनोम मैपिंग इन इंडियन ओशियन, NIO का प्रोजेक्ट है, NIO इन गोवा। तो इंडियन ओशियन में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको मैप करने का मतलब इन्होंने बेड़ा उठाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, यही था ना इसका शायद हाँ मॉडल। राइट राइट सर, वो जो इंडियन आपने ओशियन। सोमैटिक, हाँ मैम हाँ, पूछिए। जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर पूछा था ना पहले, वो उसके लिए होता है, क्लोनिंग के लिए। ओके ओके। जब हमें क्लोनिंग क्लोन या बनाना फिर होता कोई है। और बॉडी पार्ट बनाना होगा ना, तब उसमें करते सिरोगेटिक क्या है ना, पर्पज जैसे के एक लिए। एनिमल सेल हाँ, लेते हैं, डिपेंडिंग एक अपॉन कि हम एनिमल कितना। सेल या हाँ, बॉडी सेल लेते हैं, और एक फीमेल का एग सेल वगैरह, ओवम मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो लेंगे, और एक में से न्यूक्लियस निकाल देंगे एनिमल सेल में से, और उसको ट्रांसफर कर देंगे एग सेल वाले में से। एग सेल मतलब एग सेल का भी न्यूक्लियस निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, और एनिमल सेल वाले को डाल देंगे एग सेल में। फिर वो क्या होता है ना, जैसे एनिमल सेल जो है वो फुल 46 क्रोमोसोम के साथ आता है उसमें, और प्लस इसको जो बॉडी मिल जाता है वो मिल जाता है इसका एम्ब्रॉयनिक सेल का, जो कि एग सेल होता है, तो वो डिवाइड कर सकता है फिर जाइगोट की तरह। तो वो एक तरह से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जो जिसको हम लोग एम्ब्रॉय बोलते हैं, और फिर उससे हम उसको इंड्यूस करके जो भी बॉडी पार्ट चाहे बना सकते हैं। वो वहां से स्टेम सेल जनरेट हो जाता है। तो चाहे तो पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार कर दो इंड्यूस, चाहे तो कोई एक बॉडी पार्ट बना लो जो मतलब ट्रांसफर करना है, जैसे ट्रांसप्लांट अगर कुछ करना है तो दोनों चीज में यूज होता है, क्लोनिंग में भी और कोई बॉडी पार्ट बनाना है उसमें भी। ठीक है सर, इसमें एक ये भी है कि इंडियन ओशियन में जो मैपिंग हो रही थी, इसमें एक रिसर्च वेसल है, उसका नाम सिंधु साधना है, हो सकता है मतलब स्टेटमेंट आ जाए, सिंधु साधना। अच्छा, एक इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल है, स्टेम सेल, क्या होता है वो?
हाँ सर, किसी सोमेटिक सेल के अंदर ही मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर दी जाती है टू एक्ट इट एज ए स्टेम सेल। जैसे अगर हमें किडनी बनाना है, ठीक है, नया, तो कोई बॉडी सेल लेंगे, उसमें कुछ ऐसे जीन्स डालेंगे कि वो स्टेम सेल की तरह काम करने लग जाए, एम्ब्रॉयनिक सेल की तरह, और फिर मतलब प्लूरीपोटेंट हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो बॉडी सेल प्लूरीपोटेंट नहीं होता है, वो यूनिपोटेंट होता है। वो किसी एक पार्ट से लिया गया सेल है, मतलब अब किडनी से ले रहे हैं तो सिर्फ किडनी बनाने वाला सेल है वो, और उसको हम एम्ब्रॉयनिक सेल में ट्रांसफर करेंगे जीन एडिशन करके, और उसके बाद वो प्लूरीपोटेंट जब बन जाएगा तो उससे फिर हमें जो चाहिए, अब रेटिना सेल चाहिए तो वो बना लो, हार्ट सेल चाहिए वो बना लो, किडनी सेल चाहिए वो बना लो। तो ये मेथड जो है ना, ये डिस्कवर किया था एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यामानाका। तो इस मेथड को ना यामानाका मेथड भी बोलते हैं, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 2012 में। ग्रेट सर, ग्रेट। कुछ नर्व एजेंट्स के नाम बता दीजिए, बायोलॉजिकल वेपन, नर्व एजेंट। एक सरीन होता है, SARIN। मैंने इसे सीरिया वाले एक टाइम पे पढ़ा था, आई थिंक, तो वहां पे यूज हुआ था ये। वो सरीन ओरिजिनली जर्मनी में मतलब इनिशिएट किया गया था, जर्मनी में मतलब इसका यूज किया गया। क्लोरीन क्या गैस था, भी। क्या नाम नहीं सुना मैंने, वो उनका कट क्या है ना आवाज। हाँ सर, सरीन, SARIN। इसका यूज आई थिंक सीरिया में किया गया था। अच्छा, क्या था ये? ये सर वो है, केमिकल गैस वगैरह रहता है ना, लीथल केमिकल गैस वगैरह, उस टाइप का। ओके, केमिकल था या बायोलॉजिकल? हाँ, बायोलॉजिकल वो थे। केमिकल अटैक नहीं था, सीरियन एयरफोर्स बिहाइंड केमिकल अटैक, सरीन। अच्छा, केमिकल वेपन था, है ना? राइट सर। केमिकल वेपन तो कल भी देखा था ना हमने 2-3, वो जब कन्वेंशन पढ़ रहे थे, केमिकल वेपन कन्वेंशन वाला। सर मैं चला गया था वजह से। ठीक है सर, इसमें तो कुछ ज्यादा वो कुछ न्यूज में है नहीं। एक बायोटेक किसान और न्यूज में रहता है, ये क्या है बायोटेक किसान? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। मिनिस्ट्री ऑफ DST है साइंस ना, एंड DST है टेक्नोलॉजी। ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। हाँ सर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली। हाँ भाई, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके। हाँ, इसमें क्या है, वही बायोटेक प्रोडक्ट्स जो है। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, हाँ बोलिए हाँ। बोलिए। हाँ, इसमें वही था कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना, जो बायोटेक अपने पास कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनको मतलब किसान तक पहुंचाना है किसी भी फॉर्म में, तो हब एंड स्पोक मॉडल इसमें यूज कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, जीएम क्रॉप्स जो है, हम्म। उसको कौन ये करता है, मतलब ऑथोराइज करता है कि ये हो सकता है अभी इंडिया में? ऑथोराइज तो सर मिनिस्ट्री ऑफ मतलब अलाउ एनवायरमेंट। करता है कि ठीक है, ग्रो करो या हाँ। मार्केट में लॉन्च करो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। GEAC। हाँ, मिनिस्ट्री के अंदर होगा, बट करेगी वो अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली। अच्छा, और जीएम फूड जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है, उसके मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को कौन रेगुलेट करता है? वो FSSAI हो गया सर। हाँ, करेक्ट। इसका वो इनिशिएटिव भी न्यूज में था ना, मतलब न्यूज में रहता है, फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है, और इन्होंने अभी F लोगो भी इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर टू आइडेंटिफाई द फोर्टिफाइड प्रोडक्ट। हाँ, बेसिकली फूड और इसमें भी फोर्टिफिकेशन का क्या बजट कंसेप्ट में भी होता था ना है? कुछ कि हाँ सर, बताइए।
अच्छा, मेरा आवाज लेट पहुंच रहा है। ये बोल रहा था ना मैं, इस बार बजट में भी था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीडीएस के थ्रू, उसको फोर्टिफाई करने का पूरा प्लान है, कि मतलब पूरा जहां भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राइस वो फोर्टिफाइड रहेगा ऐसा। ओके। अच्छा, वैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक किसके अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस साइंस टेक टेक ना। ना। राइट सर। एक प्रोजेक्ट है अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ था, उन्नति UNATI, इसके बारे में बताएगा? इसका पूरा नाम है अंडरटेकिंग नेशनली रिलीवेंट टेक्नोलॉजीज इनोवेशन। देखिए इसका जो मोटिव है ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर में प्रमोट करना। तो इसके अंदर कुछ सब कंपोनेंट है, जैसे गर्भनीय और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इंड सेपी वाला हेल्थ के उसमें हो गया कि सेपी वो ये कोलिशन फॉर एपिडेमिक कुछ ऐसे करके था ना एक मिशन। अभियान जो था वो है क्या या कोई डिफरेंट? ये अलग है, मैं गूगल करता हूँ इसे, मेरे पास पूरा नहीं लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन है, अंडरटेकिंग नेशनली रिलीवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर। मिशन इंक्लूड्स गर्भिणी और maternal and child health. INDSEPI to develop affordable vaccine. CEPI है ना ये? Am I audible ना? यस सर। हाँ, CEP है ना, कोलिशन फॉर एपिडेमिक कुछ ऐसे करके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो उसका इंडियन वर्जन INDSEPI हो गया ये, टू डेवलप अफोर्डेबल वैक्सीन। और ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो गया। तो क्लीन एनर्जी मिशन भी हो गया। क्लीन एनर्जी मिशन इसमें वही सब होगा, आई थिंक इथेनॉल वगैरह। तो ठीक है, ऑनलाइन है। अच्छा, एथेनॉल प्रोडक्शन में बायोटेक है क्या? मतलब एक तो था ना कोई जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन में, उसमें बायोटेक का भी यूज है। हाँ सर, है ना। थर्ड जनरेशन में एलगी जो है, फोर्थ जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड। फोर्थ जनरेशन है ना। फोर्थ जनरेशन। यस यस। क्या है फोर्थ जनरेशन? वैसे थर्ड जनरेशन तो एलगी से हम बायोफ्यूल बना रहे हैं, फोर्थ में क्या कर रहे हैं? वो उसमें ऐसा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके एथेनॉल बनाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है सर, आई थिंक ये तो हो गया है अपना बायोटेक्नोलॉजी। इसमें स्टैटिक पोर्शन में अगर बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो वो डिफरेंसेस पे बहुत पूछते हैं। जैसे कि पूछेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बता दो, या डीएनए आरएनए के बेसिक से डिफरेंस के बीच में क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सर डीएनए में और आरएनए में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा भी कोई डिफरेंस है क्या इनमें? एक वही है उसका प्रोटीन कौन सा, ATCG और AUCG है। उसमें शायद थाइमीन वगैरह भी होता है, उसमें काफी डिफरेंसेस हैं, केवल हेलिक्स का डिफरेंस नहीं होता उसमें। वो डबल स्ट्रैंड होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड है, लॉट मोर। हाँ, एंड आई थिंक सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ना ये डीएनए वो वाला। थायमीन और यूरेसिल वाला डिफरेंस है, वो तो देखा था हमने स्टार्टिंग में। एक में दो डीऑक्सीराइबोज रहते हैं और एक में राइबोज रहते हैं बस। इसका स्टैटिक का कुछ किसी के पास पढ़ा हो डाटा तो, मतलब NCERT का कुछ पढ़ा हो तो देना, मैंने कुछ पढ़ा नहीं स्टैटिक के बारे में।
ठीक है, इसमें मुझे भी नहीं याद आ रहा है डीएनए आरएनए के और डिफरेंसेस। बस इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग का और रहता है कि जो डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, आरएनए नहीं होता है। और डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में देख लेते हैं। तो इसमें ना प्रोकैरियोट में साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल, वेयरएज जो आपका यूकैरियोट होता है इसमें लार्ज होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट है कि इसमें प्रोकैरियोट में इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम और जो कि सर्कुलर होता है शेप में, और इसमें यूकैरियोट में मोर देन 1 क्रोमोसोम हो सकते हैं। प्लांट और एनिमल सेल पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ इनके डिफरेंसेस में। आई थिंक रिसेंटली 2020 या 19 में पूछा था। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं बेसिक? बहुत बेसिक सा है सेल वॉल का, है ना? सेल वॉल वाला सेलुलोज से बनी होती है, वो मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन से बनी होती है। यार वो भी है ना, फिर साइंस एंड टेक प्लास्टिक में ना, टाइप एनिमल में सेल रहता है। में व्हाट आई एनिम मैम मैं हाँ ये सर। सोलसेट मैम, मैं ये ऐसा देखा हूँ ना कि साइंस एंड टेक में ना ये अंडर प्रोसेस होती है, तो हर साल एक ही चीज चल रही होती है पिछले 3-4 साल से। आप इस साल का अगर पीटी आएगा ना, आप लास्ट साल से मैच करोगे तो बहुत रेयर टॉपिक होंगे जो ऐड हुए होंगे। तो आप अगर एक साल पुराना भी पीटी पढ़ के जाओगे, प्रोवाइडेड आप थोड़ा गूगल वगैरह कर लो, थोड़ा और पढ़ लो, तो काम हो जाता है। यस सर, आई एग्री विद यू। सारे चुप क्यों हो गए यार? बस सन्नाटा क्यों है भाई? 2 मिनट मौन रख रहे हैं, सौरभ ने ज्ञान बांटा इसलिए। सौरभ हर जगह ज्ञान के बांटता है भाई। तू मेरी टांग ग्रुप में मत खींच भाई। डीएम में कर ले। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, लाइक मतलब इतना साइंस है, तुमको साइंटिस्ट थोड़ी चाहिए यार। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तुमको बेसिक साइंस आनी चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी वाली चीजें, बात खत्म। वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व है। अंकित भाई तो तेरे पास नोट्स है क्या इसके साइंस एंड टेक वाले बायोटेक पार्ट के? एज सच मैंने मतलब कुछ कोई नोट्स पर्सनल बनाया नहीं है। इसका उड़ान का सीरीज आया था ना लास्ट टाइम, तो वो बस पढ़ा था मैंने, वो भी एग्जाम से 10-15 दिन पहले। तो वो मेरे को सही भी लगा। अच्छा। उसमें से क्वेश्चन मतलब वो बेसिक्स वाला सब एक जगह कंपाइल्ड है, क्वेश्चन तो फंसते ही हैं। जैसे ये माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला आया था ना कि सिर्फ मदर से होता है, तो ये उसमें मतलब साफ साफ लिखा हुआ था। और मेरा तो गलत हुआ क्योंकि रिवाइज उतना नहीं किया था मैंने, लेकिन यहाँ पे देखा जब आके तो वो लिखा हुआ था। बहुत पछताते हैं फिर बाद में लोग, मैं भी पछताया था। हाँ वर्मी यार मैं भी कंपोस्ट पढ़ था के ना गया था, न्यूज में? नोट्स थे मेरे पास बट हाँ, तो वो मेरे को सही लगा मटेरियल, आप रेफर कर सकते हो। अच्छा है, मतलब छोटा है, क्रिस्प है, और मतलब जो चाहिए ना कम से कम मिनिमम वो है उसमें। यार अरे सेंड कर सब दियो ग्रुप यार। में शेयर कर दो। अंकित सर भेज ठीक है, देना। पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा सर, वो भेज दूंगा मैं। हाँ, मेरे पास ना ये ओके ऑफलाइन मैं ठीक है। जेरोक्स निकलवा के, मेरे से स्क्रीन से ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता यार, तो निकलवा लिया था मैंने। भेज दूंगा वैसे पीडीएफ ढूंढ के, या खुद भी सर्च कर सकते हो। उड़ान ओनली आईएएस वाला, उड़ान सीरीज जो आया था उसमें साइंस एंड टेक ठीक है का। ठीक। ओके। पर पढ़ा तो क्या क्या? उड़ान का मटेरियल तो ऑलरेडी ग्रुप पर है ना, सर्च कर लीजिए। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो लगभग सभी जगह है, तो आप एक बार सर्च कर लेना, मिल जाएगा आराम से। क्या क्या बचा सर पीपी सर इसमें, इस टॉपिक में, बायोटेक में? अरे बायोटेक में जीएम क्रॉप्स वगैरह कर लिए क्या आप लोग?
हाँ, ऊपर ऊपर से अभी डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा, एक जीन साइलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है जीन साइलेंसिंग? हेलो, जीन आवाज आ रही है क्या साइलेंसिंग मेरी? मतलब जीन्स ना, GENES की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जीन जीन बॉडी वाला जीन, वो पहनने वाला जीन्स नहीं। जीन साइलेंसिंग। ये ना मतलब जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। अगर आपको किसी जीन का कोई एक्सप्रेशन जो है आपके बॉडी में, उसको अगर सप्रेस करना है या साइलेंट करना है, तो वो जीन साइलेंसिंग हो गया प्रोसेस। आप मतलब उस जीन को साइलेंट कर रहे हो, दबा रहे हो उसको। बट कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है यार सर मतलब कुछ? उतना थेरेपी है एक टेक्निकलिटी में मेरे को नहीं पता, लेकिन वो शायद मेरे को लग रहा है ना क्रिस्पर वगैरह प्रोसेस यूज करके करते हैं जीन साइलेंसिंग। वही है जो क्रिस्पर है ना, कैस9। तो उसी में देखते हैं ना कि डिसऑर्डर है आपके बॉडी में कुछ, तो उसको हटा दो, तो वही वाला है, साइलेंस उसको कर दिया। हाँ, वो जो न्यूक्लियस वाला इशू है ना, मतलब हम जो पढ़ रहे थे वो न्यूक्लियस ट्रांसफर, अगर न्यूक्लियस में ही अगर इशू है फादर के, है ना, तो उसको क्रिस्पर से ठीक किया जा सकता है। और क्रिस्पर अगर नहीं भी बोलेंगे ना, तो मतलब एक ब्रॉड टर्म दे सकते हैं कि जीन एडिटिंग करके उसको करते हैं, ऐसा मतलब ये बोल सकते हैं। क्रिस्पर तो थोड़ा टारगेटेड भी होता है। इसको बोल सकते हैं जीन एडिटिंग गुड करके पॉइंट साइलेंस भाई। कर रहे हैं। कि हम ना जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसे उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, उसे प्रॉपरली होने नहीं देंगे, और फिर उस वजह से जो एक्सप्रेशन आना चाहिए तो वो नहीं आ पाएगा। मतलब दो स्टेज पे कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की स्टेज, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो उन दो स्टेज पे हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ जीन तो हटा देंगे, कुछ भी करेंगे ताकि वो जो एक्सप्रेशन है वो ना दे पाए। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नॉर्मली केस में होना चाहिए था वो नहीं हो देंगे, तो वो अपना जो जीन है उसका अपना एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। हम्म। अच्छा, जीन साइलेंसिंग टर्म आया, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, व्हाई डू वी नीड टू साइलेंस एनी जीन? मतलब अपना बॉडी में कुछ है नेचुरल, क्यों साइलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ ऑन्को कैंसर जीन होते हैं ना, जो कि अगर एक्टिवेट हो जाए तो तुम कैंसर जाएगा, तो उन्हें ताकि कैंसर ना हो। हाँ, कुछ मलाई हाँ, सेल्स एक भी हो ये भी सकते हैं है। ना सर? हाँ, एक ये भी है। दूसरा, जैसे ये होता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो हमारे बॉडी में अगर कुछ है तो उनको या तो हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट अगर रिमूवल का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, तो ये जीन साइलेंसिंग भी यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों वही तो बोला था ऑप्शन है क्रिस्पर, पास में। वही बोला था जीन यस सर। एडिटिंग टूल में बताया ना, कैस9, उसमें वही है, डिसऑर्डर तुम्हारा देखा, उसको साइलेंस को मतलब दबा देना, ठीक है, तो उसी को वो कर देता है, क्योंकि भाई कोई निकलवाना कोई नहीं चाहेगा छेड़छाड़ अपने जीन के साथ, तो उसके उससे अच्छा उसको क्या यस करोगे, यस। सप्रेस कर दो। क्रिस्पर एक का यूज प्रोसेस है सर ना। एक और चीज में होता है, उसको क्रिस्पर में काट के हटा भी सकते हैं, वो सीजर टाइप काम करता है। ऐड भी कर सकते हैं। और साइलेंसिंग में है कि आपके बॉडी में है, उसको बस सप्रेस कर दिया हमने। ये अच्छा, एक प्रोसेस है कैंसर। ना, रेप्लिकेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आता है उसमें, किसी को आइडिया तो थोड़ा बताते। ये सौरभ एक सर डी बताएंगे। एक डीएनए है, उसको बार बार रेप्लिकेट करो, हर एक सेल लेके डिवाइड होता है, ठीक है, तुम चले जाओगे मल्टीपल, वो डीएनए उसका बनता है, वही ट्रांसक्रिप्शन फेज होता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन में सेम प्रोसेस हम लोग करते हैं, वो ट्रांसलेशन फेज में आता है। ट्रांसलेशन फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो टूटते जाते हैं। कैसे टूटते हैं, तो साइटोप्लाज्म से। तो यही इसी को हम लोग पढ़ते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसी में आता है, जो तुम बोल रहे थे ना कुछ देर पहले, आरएनए में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तो यही तीनों टाइप है इसमें बनता है, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर करने के लिए एम से एम, तो यही तीनों फेज है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, जैसे ये रेप्लिकेशन होता है ना, तो वो तो सब वर्ड से ही पता चल रहा है, रेप्लिकेट करना।
ये जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें क्या है कि आरएनए पे हम लोग कुछ लिख रहे हैं, मतलब ये वेग, थोड़ा वेग नहीं, क्या बोलते हैं, लेमेंस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। आरएनए पे कुछ हम लोग लिख रहे हैं और वो उसको जा करके ट्रांसलेट करेगा, मतलब वो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, वो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस होता है। और रेप्लिकेशन है कि फिर वो उस मैसेज के अकॉर्डिंग आगे बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा। इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन है मैसेंजर आरएनए बनाना है, उस कोड होता है कि जो हमारे आगे जो प्रोटीन बनेगा वो कैसे बनेगा। तो जो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होगा कि हम एमआरएनए बना देंगे और फिर उसके एमआरएनए है वो सोम में जाएगा, फिर वो जो आरएनए है वो अमीनो एसिड्स को करेगा और फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू पूरी प्रोटीन बन जाएगी चेन, और फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में यही है, जो एमआरएनए है वो राइबोसोम के द्वारा रीड करके और उसपे टीआरएनए अमीनो एसिड लेके पूरी प्रोटीन चेन को फॉर्म करता है, तो इस तरह से हमारा प्रोटीन बन जाता है। तो हाँ, ट्रांसक्रिप्शन ठीक जो है। प्रोसेस है वो है कि हम जो डीएनए कॉपी कर और प्रोसेस में पूरा हम प्रोटीन बना रहे हैं, तीन चेन बन गई है। ठीक है, न्यूक्लियर में शिफ्ट होते हैं सर, न्यूक्लियर कर लेते हैं बचा हुआ टू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? डिस्कस हो गया है क्या? मतलब मैं नहीं था बीच में कुछ देर, अगर नहीं हुआ है तो बता दीजिए। हाँ, ART कर लिया सर हमने। यार ठीक है, फिर आगे बढ़ो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है ना, जो मेल स्पर्म है ना और फीमेल का जो एग है ना, वो आउट ऑफ द बॉडी को फर्टिलाइज करते हैं। उसके बाद से जो एग बनता है उसको मतलब ट्यूब के थ्रू मतलब फीमेल बॉडी में डाल देते हैं, वहाँ पे बेबी जो है प्रोड्यूस मतलब कि फिर वहाँ ग्रोथ करता है। हाँ, उसके और भी तरीके हैं, ये तो आपने मतलब फर्टिलाइज करा दिया। एम्ब्रोइक स्टेज है, इसके जाइगोट स्टेज पे भी कई है। सारे हैं, हाँ हाँ, इसी का इसके टाइप मतलब है। कई सारे प्रोसेस होते हैं। राइट। मतलब राइट। आईवीएफ और बहुत ठीक कॉमन है हो सर, गया अब है एक्चुअली। हाँ, और ART बिल पास हो गया हाँ है, अभी जनवरी में हुआ है रिसेंटली। अभी हाँ, पास वो नहीं बिल हुआ के है शायद कारण यार। ही मैंने पूछा है कि ये बेसिक्स नहीं, पास नहीं आया था पिछले सेशन में, पास का मुझे पता नहीं, मैंने इसीलिए पूछा कि कम से कम उसका बेसिक्स पता रहना चाहिए कि है उसमें क्या बहुत, ये। हाँ उसमें बहुत से एम्बिगिटी है ना, एथिकल कंसर्न बहुत ज्यादा है उसमें। लाइक अपन उस यस 9 सर। महीने को प्राइस टैग डाल लेना किसी के, तो वो सब गलत हो जाता है थोड़ा। करेक्ट। सरोगेसी वाला सर पास हो गया, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 मेरे पास लिखा हुआ है। ART वाला सही सरोगेसी वाला हो गया है सर, और उसमें मतलब बहुत से नियम कानून भी लगा दिए गए ना पहले से ज्यादा, अब रेगुलेट हो रहा है सही से। आप अपने रिलेटिव के यहाँ ही जा सकते हैं, ये है एक मतलब क्लोज रिलेटिव यार रहना चाहिए। इससे रिलेटेड एक बहुत फन फैक्ट बताते हैं तुमको। इसका ओरिजिन एक्चुअली हुआ कहाँ था, ये जो लॉ जो बनता है ना सरोगेसी का, ART टेक्नोलॉजीज का, कुछ भी इनसे रिलेटेड का ओरिजिन एक बार चेक रिपब्लिक में ना 1960s वगैरह में एक कपल था, है ना, मैं 2 मिनट लूंगा। उसमें क्या हुआ था ना कि वो मतलब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, उनके उसके हस्बैंड या वाइफ किसी में एक दिक्कत थी, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू पता चला कि ऐसा कुछ कुछ होता है, तो हम अपना एक बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ एनी सैरोगेट मदर। तो एक्चुअली में वो मदर जिसके थ्रू की थी वो एक नर्स थी, और उस नर्स को उन्होंने ऐसा कह दिया, उनको पैसा वैसा दे दिया कि तुम एक मेरा बेबी प्रोड्यूस करो। बट 9 महीने बाद वो जो मदर थी वो मना कर दी उसको बेबी देने से, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि उन 9 महीनों के बीच में वो किस दौर से गुजर रही होगी, है ना। तो फिर वहाँ के चेक रिपब्लिक के सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये मामला, हाई कोर्ट बोलता है लीगल है क्योंकि वो एग्रीमेंट पहले से साइन था, बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो वहाँ से ये एथिकल इशू बना और ये पूरे ग्लोब पे फैल गया, और फिर वहीं से ART टेक्नोलॉजीज और ये सारी अब एथिकल कंसर्न होती हैं, और फिर मतलब चीज़ें ऐसी बन गई, और फिर मतलब कंक्लूजन ये आया कि बच्चे को तो देना पड़ा, लेकिन वो जो सैरोगेट मदर थी वो लाइफ लॉन्ग जब तक उस बच्चे को जब भी देखना चाहती है, मिलना चाहती है, कुछ भी उसके साथ रहना चाहती है, वो कर सकती है। तो ये ओरिजिन वहाँ से शुरू होता है, चेक रिपब्लिक से।
ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, इंडिया के बीटेक प्रोग्राम्स बता कॉटन दिए अलाउड है क्या इंडिया में? क्या हाँ सर? हाँ, अब तो बहुत से अलाउड है ना, अब तो हो रहा है यार, अलाउड है, बट इसमें ऑब्वियसली बहुत एथिकल होता है। बट यही है कि यार जो वही है ना, लोग जो जिनके पास इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं पैसों के लिए, तो यार आदमी सभी कुछ कर देता है, तो वही है। अब तो काफी हद तक रेगुलेट हो गया है। अप टू हाँ अब तो 2012 लीगली हो गया, अप तो टू लीगल हो गया। 2012 इंडिया वाज नोन एज सरोगेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ सरोगेट कैपिटल हो गया। अच्छा, न्यूक्लियर दो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 1974 और 1998। ऑपरेशन के नाम बता दीजिए, क्या क्या नाम थे ऑपरेशन के? एक तो स्माइलिंग बुद्धा था। ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन शक्ति बोलते थे सर उसे। पहला वाला स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा वाला ऑपरेशन शक्ति। और रिसेंट में जो हमने एंटी सैटेलाइट मिशन जो किया था उसका नाम भी शक्ति ही था ना? यस सर। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देख लेते हैं। इसमें फ्यूल होता है, मॉडरेटर होता है, कूलेंट होता है। तो मॉडरेटर क्या होता है ये न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं ना, उनको स्लो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और कूलेंट? रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, नाम ही है ना कूलेंट। यूरेनियम 238 इज अ फर्टाइल मटेरियल सर। क्या क्या? यूरेनियम 238 इज अ फर्टाइल मटेरियल। फिजाइल सर, समझ में फिजाइल। नहीं आया। अच्छा अच्छा, ऐसा पूछ रहे थे। ठीक है ठीक है। हाँ सर, डिफरेंस क्या था फिजाइल और फर्टाइल में? डायरेक्टली यूज और इनडायरेक्टली यूज वाला ना। फिजाइल मटेरियल होता है सर जो जो टुकड़े होके छोटे छोटे उसके स्प्लिट हो जाए जो किसी चीज में जल्दी से। यूरेनियम 238 इज नॉट अ फिजाइल मटेरियल, इट्स अ फर्टाइल मटेरियल ना। इसका मतलब फर्टाइल इसलिए क्योंकि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है फिजाइल में 235 आइसोटोप में, यूरेनियम 235 में। वही नेचुरल होता है, इसीलिए उसको इनरिच करते हैं। किसको इंडिया में लोकेशन 235 या 238 को? नहीं U35 है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 आई थिंक दोनों फिजाइल है, बट 238 इज नॉट फिजाइल जो कि नेचुरली मिलता है। यूरेनियम का रिसोर्सेज इंडिया में रफली मतलब कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो इधर झारखंड में मिलेगा, जादूगुड़ा। ठीक है। और थोरियम है केरला पे, वो मोनाजाइट सैंड में मिलता है ना, केरला बीचेस। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। इधर यूरेनियम का रिसोर्स एक तो अरावली हिल्स है, दूसरा कडप्पा बेसिन है, भीमा बेसिन है, और ये छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया, सिंहभूम हो गया जो सर ने बताया, सोन वैली और मेघालय प्लेटियो, ये रीजन है यूरेनियम का। और जो थोरियम है सबसे ज्यादा मिलता है केरला में, मोनेजाइट नाम है, मोनेजाइट सैंड। और वैसे ईस्टर्न ना कोस्ट सर, पे ये सिंहभूम छोड़ के ना बाकी सब तो कहने की ही जगह है, बस नाम का मिलता है यूरेनियम। अच्छा अच्छा, वर्ल्ड का और 25% थोरियम अभी हम मतलब थोरियम यूज अपने कर पास नहीं मिलता है। पाते हैं। राइट सर, थर्ड स्टेज मतलब डेवलप नहीं हुई है इंडिया में। हाँ, थर्ड स्टेज चाहिए उसके लिए, अभी टाइम है। सर थोरियम और यूरेनियम में से कौन सा अच्छा है मतलब न्यूक्लियर पावर में? यूरेनियम है सर। क्या सर?
यूरेनियम होगा सर आई थिंक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूरेनियम ही यूज किया जाता है। हाँ सर, वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, बट मतलब थोरियम है ना जो वो यूरेनियम से अच्छा है वो, क्योंकि वो एक तो लेस हार्मफुल है, उसकी माइनिंग भी लेस हार्मफुल है, और इंडिया के अंदर है ना उसके लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, और वो लेस वेस्ट भी जनरेट करता है थोरियम एज कम्पेयर टू यूरेनियम। लेकिन जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स है ना सर, अभी हम उस तक पहुंचे नहीं है, तो इसलिए हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें ठीक है आते हैं ना ठीक है। सर 3 स्टेजेस आती हैं, जो वो प्रेशर हाई वाटर वाली, फिर दूसरी वो फास्ट ब्रीडर है, और थर्ड है जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। तो अभी हम सेकेंडरी स्टेज पे हैं, थर्ड पे पहुंचे ही नहीं है। थर्ड वाले का क्या नाम है? पहली स्टेज है सर प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर, सेकंड है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और थर्ड है ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। हाँ, इसको एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर भी बोलते हैं सर, थोरियम वाले को। अच्छा, ओके सर। और सेकंड स्टेज रिएक्टर भी हमारे पास एक ही है, मतलब एक ही लोकेशन पर है। क्या नाम है उस लोकेशन का जहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है? तारापुर वाला ना? हाँ सर, ये है कलपक्कम। कलपक्कम, ओके ओके। तारापुर वाला तो पुराना है सर। तारापुर में कौन सा है ऐसे? स्टेज 1 है क्या तारापुर वाला? स्टेज 1 ही है सर मैक्सिमम इंडिया में। हाँ, स्टेज 1 होना चाहिए प्लूटोनियम। हाँ ठीक है, पीयू है इसमें। और सेकंड स्टेज को वो स्टेज 1 ही होगा। कलपक्कम की लोकेशन, कलपक्कम की लोकेशन पुडुचेरी और मद्रास के बीच में, मतलब चेन्नई के बीच में कोस्टल एरिया है। और इसको क्योंकि सेकंड स्टेज है तो इसकी वर्किंग थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑपरेशन इसका एक एजेंसी को दिया हुआ है। उस एजेंसी का नाम क्या है? पर्टिकुलर नाम है उस एजेंसी का। उसका नाम है भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। और बाकी सब रिएक्टर जनरली एनपीसीआईएल के पास है, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी से रिलेटेड एक था ना अभी न्यूज में, चाइना ने आर्टिफिशियल सन करके बनाया है, न्यूक्लियर रिएक्शन से ही रिलेटेड है ना, फ्यूजन होता है। ये सब तो हम जो कर रहे हैं फ्यूजन कर रहे हैं, वो उसने क्या फ्यूजन किया सर? हाँ, वो फ्यूजन होगा, सन वाली टेक्निक। अच्छा, ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसकी खासियत बताओ अगर कोई बता सके, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? इसकी खासियत सर ये है, ये थोरियम यूज कर लेता है और थोरियम को फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, प्लूटोनियम में या यूरेनियम 233 या 235 में। तो मतलब ये ब्रीड करता है ये अपना यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल। थोरियम थोड़ी ना यूज करेगा ये सर, करेगा थर्ड स्टेज के लिए यूज होता, मतलब ये प्लूटोनियम को ब्रीड करेगा थ्रू यूरेनियम 238, तो प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। और एक एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, वो बार्क ने बनाया था टू यूटिलाइज थोरियम। बट मेरे को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का आइडिया नहीं है, योर शॉप बता दो, थोरियम के लिए यूज करेंगे उसे? क्या हो गया? हाँ सर, क्लियर नहीं है थोरियम यूज करेगा नहीं करेगा। उसमें ना सर शायद ऐसा है कि डायरेक्टली वो थोरियम यूज नहीं करता है। जब एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है ना, उसमें से शायद प्लूटोनियम नहीं, यूरेनियम 238 शायद निकलता है, और वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज हो सकता है, ऐसा कुछ। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लूटोनियम यूज कर लिया हमने एज ए फ्यूल, और यूरेनियम भी कर लिया, तो प्लूटोनियम जो अपने इलेक्ट्रॉन अपने जो निकलेंगे, न्यूट्रॉन जो निकलेंगे, उनको कूल कर मॉडरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका यूज कहाँ होता है? थोरियम पे उसका मतलब बम्बार्ड किया जाएगा,
और थोरियम को फिर फिजाइल बनाया जाएगा। आई थिंक कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने, मैं देख के बताता हूँ उसे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सेकंड स्टेज होता है ना? हाँ सर, इसमें दो टाइप के बता रहा सर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। एक तो ये थर्मल थर्मल ब्रीडर रिएक्टर बता रहा है, और एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बता रहा है। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में थोरियम को यूटिलाइज कर रहा है एज फ्यूल। ओके, तो रिएक्टर तो डिफरेंट ही हो गया अल्टीमेटली। हाँ आई थिंक सो सर। तो आई थिंक इसको सर्च करना, थर्मल वाले को इसको एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं क्या? क्योंकि मेरे पास ये नाम लिखा हुआ है। मैं भी ट्राई करता हूँ, सर्च करता हूँ। थोरियम डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता ना, मतलब उसमें भी एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर में भी डायरेक्टली यूज नहीं होता है। नहीं, इसीलिए तो प्लूटोनियम और यूरेनियम हम लोग ढूंढते हैं कि उसी से कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ हाँ, पहले थोरियम जो है ना उसको यूरेनियम 233 जो है उसके ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर U35 में, और तब उसको यूज करते हैं। देखो थर्ड स्टेज में उन्होंने लिखा हुआ है थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, वहां लिखा हुआ है स्टेज 3। देख क्या रहे हैं हम लोग? यही देख रहे थे कि जो थोरियम है उसके लिए डिफरेंट रिएक्टर है, या फिर वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो सेकंड स्टेज होता है उसी में होता है यूज। तो वो तो अभी लिखा हुआ दिख रहा है कि अलग से ही एक रिएक्टर होता है उसके लिए। ये कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? उसको अच्छा, नीचे अलग से स्क्रॉल ही डाउन होगा। करो ना। अलग से होगा। ये देखना स्टेज 3 में लिखा हुआ है थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो उसको बार्क ने बनाया हुआ है। तो अल्टीमेटली वही है कि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी। जो हमारा इंपोर्ट है, जो इतना सारा जाता है, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है बताओ? ऑस्ट्रेलिया से करते हैं एक तो सबसे ज्यादा, कजाकिस्तान, सर फिर फाइनल ये हुआ ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में थोरियम यूज नहीं होता है, थर्ड स्टेज में थोरियम यूज होगा केवल। हाँ हाँ यही है। ठीक है सर। इंडिया के पास न्यूक्लियर जनरेटर कितना, लगभग कितना मतलब कितना गीगावाट है? लगभग 7 गीगावाट है। और सेक्टर वाइज देखें तो फोर्थ में आता है। फर्स्ट में थर्मल आ जाता है, सेकंड में हाइड्रो रिन्यूएबल, थर्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और फोर्थ में ये न्यूक्लियर आ जाएगा। एक टारगेट था इंडिया का 2020 तक, न्यूक्लियर विजन 2020, उसके अकॉर्डिंग 20 गीगावाट प्लान किया था हमने 2020 तक।
नहीं पास हुआ। नरोरा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है? यूपी में। राइट सर, यूपी में एक एरिया है बुलंदशहर, उसके पास है। अच्छा, मॉडरेटर नहीं, कंट्रोलर जो यूज होता है वो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं कंट्रोलर रिएक्टर में? कंट्रोलर रोड दो मेटल की होती है, बोरोन होगा या कैडमियम होगा। क्यों ये होती है? कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन को ग्रेफाइट भी यूज होता है सर उसमें, मतलब लेकिन डिजास्टर्स एक दो हुए ना, तो उसके कारण, जैसे चेरनोबिल जो हुआ था उसमें ग्रेफाइट ही यूज हुआ था कंट्रोलर के फॉर्म में, लेकिन वो हीट अप हो जाता था और फायर पकड़ लेता है, इसलिए उसको यूज अब नहीं करते हैं। वो ब्लास्ट का कारण चेरनोबिल में वही था, ग्रेफाइट ही। ग्रेफाइट जो है वो मॉडरेटर है ना सर? कंट्रोलर और मॉडरेटर अलग अलग चीज हुआ। हाँ सर, मॉडरेटर तो भी ग्रेफाइट है। ओके, ग्रेफाइट ना सर मॉडरेटर भी है और कंट्रोलर भी है। कंट्रोलर का काम क्या होता है ना, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और मॉडरेटर का काम है स्लो डाउन कर देता है। तो ग्रेफाइट जो है वो स्लो डाउन करता है फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो मॉडरेटर में भी यूज करते हैं और कंट्रोलर में भी। लेकिन जब से वो चेरनोबिल वाला डिजास्टर हुआ तब से मॉडरेटर में उसको, ये कंट्रोलर में उसको यूज करना छोड़ दिया हमने, मतलब सभी ने, हम ही ने नहीं, सभी ने छोड़ दिया यूज करना। एक और डिवाइस है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए, CMLD, ये है कोल्ट मेल्ट लोकलाइजेशन डिवाइस, कोर कैचर भी बोलते हैं इसे। अभी रसिया का है ना ये प्रोजेक्ट, अपने यहाँ कलपक्कम वाला, कुडनकुलम वाला, उसने इधर इंस्टॉल किया है रिसेंट में, कि इनकेस रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये डिवाइस रिएक्शन को कुछ कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में बीच में जो फ्यूल पड़ता है ना, वो हम लोग पैलेट या रॉड या ट्यूब के फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। तो ये सब ना फैब्रिकेशन के लिए इंडिया में एक ही फैसिलिटी है अभी तक, मतलब एक डेडिकेटेड सेंटर है हैदराबाद में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हैदराबाद का। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर मेकिंग, ठीक है सर। ये ना मतलब पैलेट्स बनाते हैं और उसको स्टील के सिलेंडर, मतलब सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं स्टील के बने हुए, उसमें पैलेट्स को डाल देते हैं, क्योंकि मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ओपन नहीं छोड़ेंगे। और वो वहाँ पे रिएक्टर में ना फ्यूल रॉड असेंबली रहता है, जिसके अंदर ये रॉड डाल दिया जाता है, तो वो असेंबल कर दिया जाता है वहाँ पे, और उसके बाद रिएक्शन होता है। तो मतलब फ्यूल जो है उसके अंदर रॉड के फॉर्म में, पैलेट के फॉर्म में इंसर्ट किया जाता है। और आई थिंक हैवी वाटर के लिए एक फैसिलिटी है, मतलब कुछ ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, इंडिया काफी अमाउंट में हैवी वाटर प्रोड्यूस करता है, वो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, वो भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है ना हमारा, सबसे ज्यादा हम निकलता है ना हैवी वाटर। एक है हैवी वाटर बोर्ड ऑफ मुंबई, वो प्रोड्यूस करता है हैवी वाटर न्यूक्लियर फैसिलिटी। इंडिया ईयर बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, आई थिंक सही से। एक होता है क्रिटिकलिटी, कि किसी रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, व्हाट डज दैट मीन? क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि फिजाइल मटेरियल बर्न हो गया और उसने स्टीम को, critically is a normal operating condition of a nuclear reactor in which nuclear fuel sustains a fission, मतलब fission reaction sustain कर लिए, उस रिएक्टर को बोलेंगे कि उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। अच्छा, गूगल करिएगा सर, एक विट्रिफिकेशन करके होता है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में, ये क्या होता है देखते हैं एक बार। विट्रिफिकेशन, आई थिंक सर,
हाँ, विट्रिफिकेशन आई थिंक फर्स्ट स्टेप ही है ना उसमें। यूज टू स्टेबलाइज एंड एनकैप्सुलेट हाई लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट। उसकी रोड वगैरह बनाई जाती है, कंटेनर टाइप बना दिया जाता है। इनकैप्सुलेट मतलब उसको कहीं बंद कर देते हैं क्या उठा के? हाँ सर, ये देखिए इस टाइप का, मतलब इस टाइप का वो फैसिलिटी बन जाता है, उसके अंदर मतलब बंद कर देते हैं और इसको क्या करते हैं फिर ग्राउंडेड कर देते हैं आई थिंक फॉर लॉन्ग टाइम। ओके। मतलब इससे क्या होगा ना, वो मतलब ग्राउंड वाटर सीपेज वगैरह कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी न्यूज में है ना 1-2 दिन से यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वहाँ है यूक्रेन में, क्या नाम है उसका, एक बार गूगल कर लीजिए देखते हैं। जापोरी जापोरिझिया, यूक्रेन का। पूरी झिझिया, क्या नाम है यार ये? और इज नाउ इन द हैंड ऑफ पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। कर रहे जब ना रहे। सदर्न यूक्रेन में। 2005 में इंडिया ने एग्रीमेंट किया था न्यूक्लियर के लिए किसी कंट्री के साथ। कौन सी कंट्री है? सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। यूएसए। हाँ सर, आई थिंक अपने ऊपर बैन लग गया था 1998 के बाद, तो फर्स्ट हाँ, कंट्री यही है जिसने अपने साथ एग्रीमेंट किया था। वो एनएसजी को ये सरपास करके और बैकडोर चैनल दिया यूएस ने इसी के थ्रू ना। राइट सर। इसमें इंडिया ने एग्री कर लिया था कि मतलब हम IAEA से मतलब अपना जो फैसिलिटीज है उनको एक्सेस करा सकते हैं, इंस्पेक्ट करा सकते हैं। यस यस, हाँ। अच्छा, ये प्लूटोनियम वाला जो है ना, हमने पढ़ा था अभी, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निकल के आता है। तो प्लूटोनियम जो है उसी का यूज होता है, उसी को एनरिच करके यूज करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स में। लेकिन इंडिया जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जो इसका प्लूटोनियम जो प्रोडक्शन हो रहा है अपना, वो यूज करता है इसी में पावर जनरेशन में। तो इसी का असेसमेंट करने वो IAEA जो है वो आती है और वो देखती है, वो रिपोर्ट भी देती है। और उनके हर एक साल के रिपोर्ट में मतलब इंडिया सही आ रहा है सामने से कि हाँ ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हाँ, अपना जो न्यूक्लियर यूज पॉलिसी है उसमें यही है कि मतलब हम लोग सिविलियन पर्पज के लिए यूज करेंगे इसे, और वो तो एडिशनल है कि मिलिट्री के लिए या कुछ कर रहे हैं ऐसा। मतलब जो प्राइमरी फंक्शन है वो सिविलियन के लिए लिखता है इंडिया। हाँ, पीसफुल पर्पस, वही पावर जनरेशन ही हुआ। कुछ ये कर लेते हैं कि कुछ डिसआर्मामेंट के लिए कुछ चलता रहता है। सबसे पहले PTBT आया था, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया गया था क्या? नहीं, पार्शियली है, अंडरग्राउंड को परमिट किया था। कल देखा था हमने सारे PTBT, CTBT, NSG सब देखा था। राइट सर। और NPT आया था 1968 में। इसमें 5 कंट्रीज को मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला गया। कौन कौन सी 5 कंट्रीज है? इंडिया, US, चाइना, रशिया। इंडिया नहीं है ना सर उसमें? अच्छा सॉरी, इंडिया नहीं है। उसमें 5 P5 है सर उसमें। USA, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। बाकी इन सबको मतलब मना करता है कि और कोई स्टेट मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक वो देख लेते हैं ना, फ्रांस का है ना कोई प्रोजेक्ट, ITER। ITER।
इंटरनेशनल आई थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कुछ ऐसा। काफी न्यूज में भाई हाँ साहब ये हाँ, फ्यूजन आर्टिफिशियल वाला है सन ना ये बनाने भी। के लिए ना, आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, जिससे मतलब 2030 तक का कुछ इनका टारगेट है, जिसमें इंडिया इसका हाँ, मेंबर है। ये और इम्पोर्टेंट इंडिया चाइना से ने तो कम बना लिया ना सर आर्टिफिशियल सन। ये एक चीज टर्म होगी, टोकमार्क सुने होगे तुम लोग। टोकामेक हाँ, हाँ, टोकमार्क टोकमार्क टोकोमेक। जो भी। टाक हाँ, ये टाक जैसे मतलब ना, ये हर एक एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ना अपना मतलब इस चीज पे काम कर रहे हैं, मतलब एज अ ट्रायल बेसिस पे, और ITER में सब एक साथ आएंगे और मतलब आर्टिफिशियल सन प्रोड्यूस करेंगे, है ना। ये काम है। ये जो अभी चाइना अलग अपना कर रहा है, बाकी यूरोपियन में भी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी कर रहे हैं, इंडिया वो भी कुछ कुछ कर रहा है। प्लाज्मा स्टेट को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, हम्म। इंडिया ने अभी जो कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर आई थिंक क्रायोजेनिक कुछ डिवाइस किया है जो एलएनटी ने बनाया था। ये मतलब ये जो ITR है वो इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब सारी कंट्रीज साथ मिलके कर रही हैं। इंडिया ने 2005 में ज्वाइन किया था और इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इंडिया की, डिलीवरी ऑफ द क्रायोस्टेट। हाँ हाँ, इंटर गवर्नमेंटल है और वो फ्रांस में है। हम्म। एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किस चीज से रिलेटेड है? वो केमिकल वेपन से है ना। राइट सर। ये तब आया था जब इराक ने ईरान पे मतलब केमिकल वेपन कुछ यूज किया था 1968 आई थिंक 1985 उसके 84 बाद में। आया 84 राइट सर। हम्म। एक इंडिया वासेनार है है। मेंबर उसमें। हाँ वासेनार वासेनार तो वो कन्वेंशनल वेपन से रिलेटेड ही है, कि मतलब उसको कन्वेंशन। अब अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखो, अकाउंटेबिलिटी रखो, ऐसा कि किसी को भी मत दे दो। मतलब तालिबान को भी अब सप्लाई कर रहे हो आप कन्वेंशनल वेपन, तो वो गलत है ना। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये वही है ना, प्रोलिफरेशन रोकना है मिसाइल टेक्नोलॉजी का। बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोलिफरेशन रोकना। और इसमें यूएवी भी इंक्लूड है, अदर अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम्स, नॉट ओनली मिसाइल, अदर थिंग्स आल्सो अनमैन्ड थिंग्स। 35 कंट्रीज है और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करती है टू द नॉन मेंबर। अच्छा, एक ITER तो हो गया, एक वैसा ही मतलब वो न्यूक्लियर से रिलेटेड नहीं, एक ये है ना लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, वो भी कहीं पे है। उसका भी लेट्स जो सी। ये चल रहा है ना रिसर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद एटॉमिक पार्टिकल्स से रिलेटेड है। वो न्यूट्रॉन से रिलेटेड है सर। न्यूट्रॉन हाँ न्यूट्रॉन वही बोलेंगे, न्यूट्रिनो न्यूट्रिनोज। बोलेंगे। हाँ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी वगैरह को पढ़ने में हेल्प मिल सकती। ये भी फ्रांस में है क्या सर? पता नहीं, वो नहीं याद है मेरे को, लेकिन मतलब बस आया, स्ट्राइक किया माइंड में तो बताया मैंने। ये एक्सेलरेटर है ना, जैसे वो फिजिक्स में पढ़ने को आता था ना, वो पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, या फिर अगर किसी ने फ्लैश देखा होगा सीरीज, तो उसमें भी यही रहता है कि वो एक स्पीड होता है जिसपे अगर एक्सेलरेट कर दिया हमने पार्टिकल को, तो फिर वो टाइम वाला डायमेंशन खोल देता है, मतलब टाइम मशीन टाइप का। फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर है सर ये। ओके, और सर्न है ना, CERN। सन इसे हेड करता है। क्या है, एनएसजी के बाद collider has 4 crossing points where the accelerated particles collide. 7 detectors, each designed to detect different phenomena, are positioned around the crossing point. ओके, और क्या है, इसे देखेंगे ना, लार्ज ये हेड्रॉन 27 कोलाइडर किलोमीटर में प्राइमरी सर फैला हुआ है। प्रोटॉन बीम। 27 किलोमीटर। हाँ हाँ, वो एक्सेलरेट करना है ना, वो लार्ज एरिया उन्होंने ले रखा है। It can also accelerate beams of heavy ion lead collisions, and proton lead collisions are typically performed for 1 month a year. Okay. हिग्स बोसॉन बोर्ड पार्टिकल वो सब न्यूज में रहता था ना ये कुछ टाइम पहले। हाँ हाँ, हिग्स बोसॉन। एनएसजी के बारे में तुम जानते ही है सर।
1974 में न्यूक्लियर इंडिया सप्लाई। के जो इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा जो ऑपरेशन किया था उसके ही रिएक्शन में ये ग्रुप आया था। इंडिया को इसमें 2010 में वेवर मिल गया था, लेकिन वो 2011 में फिर अमेंडमेंट हुई एनएसजी में, तो फिर उस वेवर को नल कर दिया गया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से रिलेटेड कुछ है क्या अभी रिसेंट न्यूज? ये था ना 27 मार्च 2021, इज लार्ज LHC ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फिजिक्स। ठीक है, मतलब वैसा ही है सब ये डार्क वेव मैटर, का न्यू थ्योरी फिजिक्स, वगैरह न्यू उनका। फिजिक्स लॉज, ये सब चल रहा है सर अभी। वही डार्क मैटर से रिलेटेड ही है, उन्हें डिस्कवर करना है कि डार्क मैटर कहाँ है, क्या है। न्यूट्रिनोज वाला जितना भी है ना वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है सर, इसमें तो कुछ मतलब अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हो गया, फिर न्यूक्लियर मिनिमम डिटरेंस होना चाहिए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मैसिव रिटेलिएशन होना चाहिए अपना, ये सब चीजें हैं न्यूक्लियर में, और तो कुछ नहीं ज्यादा। अच्छा, एक है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप GCNEP। ये वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है इंडिया में, इंडिया ने हरियाणा में। बनाया अभी, आई थिंक न्यूज में था। हाँ, और NPCIL तो पता ही होगा अपना है। मिनिस्ट्री न्यूक्लियर कौन सी है? मेडिसिन क्या है? क्या सर? न्यूक्लियर मेडिसिन सर होता है ना, कैंसर वैंसर में यूज किया जाता है। तो मेडिसिन तो नहीं, मतलब एक तरीके से थेरेपीज वगैरह होती हैं, एटॉमिक थेरेपीज हाँ, वगैरह। थेरेपीज ही है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन दिखा करके कुछ ट्रीट करना है, या फिर कैंसर सेल वगैरह को मारने में भी हेल्प करता है ना रेडिएशन। तो इन सब चीजों में वो फेमस है कोबाल्ट 60। एक बार आया भी है UPSC में, ऑप्शन में था। कोबाल्ट 60 का यूज होता है वो कैंसर के लिए ना ये रेडियो। कोबाल्ट 16। हाँ हाँ हाँ, और एक कोबाल्ट आर्सेनिक 74 है। कोबाल्ट कोबाल्ट सर, 60 हाँ 60 कोबाल्ट सर, क्या ये रेडियो एक्टिव छोड़ना सर? ये आइसोटोप है, ठीक है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जो है रेडियो एक्टिव, रेडियो आइसोटोप इसको बोलते हैं। एज सच कोबाल्ट रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसका ये आइसोटोप है। ठीक है, आर्सेनिक 16 भी है, वो भी कैंसर के लिए होता है क्या? हाँ, आर्सेनिक 74। ठीक है। ITER का जो टाइम है ना वो 2025 तक है, ठीक है। 1985 में स्टार्ट हुआ था, 40 इयर्स के लिए, 40 साल। अभी भी कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीशन के नजदीक भी नहीं है। 35 कंट्रीज का कोलेबोरेशन है और इंडिया पार्ट है उसमें। सैन इंडिया इस टाइम पॉल पार्ट है, लेज ड्यूरेंस, ये फ्रांस में जगह है, वहाँ हेडक्वार्टर। इंडिया है इसका पार्ट। और LHD का भी पार्ट है ना इंडिया, दोनों का है ना? NSG का, LHT लार्ज अच्छा, हाइड्रोजन लार्ज कोलाइडर। हैड्रॉन कोलाइडर। उसमें श्योर नहीं हूँ सर, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी इंडिया क्या बोलता है ये। लिखा तो है कि इंडियन साइंटिस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन डिजाइन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ LHC। है तभी ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल रही है।
अच्छा फिर भी देखते हैं, थोड़ा कहीं पे दिख जाए लाइन तो। Department of Atomic Energy and Department of Science and Tech are organizing a one-day national meet on India at the LHC at the Indian National Science Academy, New Delhi. The purpose of meet is to showcase Indian contribution to the construction of LHC. मुझे ऐसा लगता था मेंबर नहीं है, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। गूगल करते हैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ। ये रहा, ये रुकिए एक सेकंड, पिछला पेज दिखाइए ना। ये नहीं है, वो वाला मेंबर है क्या? पीआईबी वाला, चेक कर लीजिए। पीआईबी वाला पेज। इसमें तो कहीं इंडिया का नाम नहीं है विकिपीडिया पे तो। वो नहीं सर, वो पीआईबी वाला पेज था ना यहाँ। हाँ रुक जाइए एक सेकंड। The Large Hadron Collider at European Organization for Nuclear Research was planned with special aim of detecting the Higgs particle if its mass was below 1000 GeV. CERN as a result of 2 experiments has recently reported। अच्छा ये CERN का इनिशिएटिव है, इंडिया नहीं होगा। CERN का पूरा नाम क्या है? यूरोपियन नेम है क्या? गूगल करते हैं। हाँ यूरोपियन ही है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका नाम ये है। हाँ ये फ्रेंच में होगा ना कुछ, इसलिए इसका यूरोपियन कंट्रीज का है, इंडिया नहीं है। ठीक है। तो CERN का मेंबर आई थिंक इंडिया नहीं होगा ना? नहीं, यूरोपियंस ही हैं यार सारे के सारे। एसिडेड मेंबर ये सब इजराइल पहुंच गए सर वहां तक। एसोसिएट मेंबर भी इंडिया एसोसिएट मेंबर है इसका। इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। एसोसिएट मेंबरशिप हुआ क्या? मेंबर ही होंगे यार, मतलब बाद में आए हैं। हाँ सर, एज ए मेंबर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो फाउंडर मेंबर नहीं है, एसिडेड मेंबर भी नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। ठीक है सर, एंड करते हैं आज के लिए। हाँ काफी हो गया। थैंक यू गाइस। आज का अपना बायोटेक और ये न्यूक्लियर हमने कर लिया। कल हम जो बाकी पेंडिंग रहेगा। हाँ थैंक यू अंकित, सौरभ सिंह, SRP, सोलसेट, अर्पणा, रोबिनहुड, अक्षय, थैंक यू। रिकॉर्डिंग। अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को कौन हेड करते हैं?